हमारे पास गांधी थे, हमारे पास नेहरू थे, और इसलिए इस देश में आजादी के साथ ही संविधान भी लागू हुआ, लोकतंत्र भी चला। सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल हुई, जो नेहरू और उनकी टीम के बदौलत हासिल हुई, वो एक शानदार लोकतंत्र के रूप में हमें मिली। अमेरिका की मानसिकता, एक भी महिला वहां की राष्ट्रपति नहीं बनी। हमारे संविधान में साइंटिफिक टेम्पर करने की बात कही गई, साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने की बात की गई है, उसको लोगों के बीच पहुंचाने का संकल्प लिया गया है, वैज्ञानिक सोच को। लेकिन हम आज देखते हैं कि आज पाखंड और अंधविश्वासों के सहारे लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मौजूदा सरकार बार बार नेहरू की बात करती है, और नेहरू की बात क्यों की जाती है, और जो देश के हालात हैं, इन हालातों के लिए अनेक बार कई ऐसे मसले मुद्दे आते हैं जिस पर यह कहा जाता है कि ये जो हमें विरासत जो रही है हमारी देश की, उसमें बहुत कुछ दोष हैं, और उन दोषों की सजा आज जो देश है या जो सरकार है उसे अनेक बार भुगतना पड़ता है। और बार बार मोदी तो बिना नेहरू के कोई उनका भाषण पूरा होता नहीं, और उनकी जो टीम है उस टीम से भी बार बार नेहरू और जो कांग्रेस का दौर है उसकी बातें होती हैं। लेकिन नेहरू आज भी कितने प्रासंगिक हैं? दरअसल ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज जो स्वप्न दृष्टा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है, और उस पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश में कुछ चीजें हुई हैं, और अकेले मध्य प्रदेश नहीं, देश भर में होता है। क्या हुआ है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन जो पूरा ये एक सिलसिला है, अगर कई बार जो हम देखते हैं, पाते हैं कि वो दौर और आज का दौर, नेहरू जी ने जिन मुद्दों से शुरुआत की थी जब हम आजाद हुए थे, और आजादी के पहले भी उनके योगदान है, कांग्रेस का अपना योगदान रहा है, तो वो उस दौर में जो बातें शुरुआत हुई थी, देश को एक नया एक रूप देने के लिए, स्वरूप देने के लिए, वो आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते थे। तो जो कुछ उन्होंने किया वो किया, लेकिन आज हम कहां खड़े हैं? 2014 के बाद कहती है भारतीय जनता पार्टी की जो यदि देश को आजादी मिली तो वो मोदी युग में मिली। खैर, वो सब कुछ, लेकिन नेहरू की प्रासंगिकता, इसी पर बात करेंगे। चूंकि जैसा मैंने कहा कि आज पुण्यतिथि है और एक बेहद बेहद खास मेहमान के पास चलेंगे। सबसे पहले उनको जोड़ना चाहूंगा, जुड़ गए। हमारे साथ हैं राजेश बादल साहब हैं। राजेश बादल साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 5 दशक से ज्यादा का आपका अनुभव, इसके साथ साथ आपका एक अलग अलग बड़े बड़े जो न्यूज प्रिंट्स क्या दौर था, चाहे नवभारत टाइम्स हो, नई दुनिया जैसे अखबार, फिर आप आज तक जैसे उस दौर का चैनल जो गोदी मीडिया नहीं कहलाया करता था, राजसभा टीवी, बड़ी एक बहुत बड़ा एक दौर रहा है राजेश जी का, और साथ साथ कई पुस्तकें लिखने वाले। और ये बात इसलिए भी कि आज जो राजसभा टीवी में रहते हुए युग पुरुष नेहरू नामक एक जो लघु फिल्म बनाई गई थी राजेश जी द्वारा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में उसे दिखाया गया, और उसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के जो मौजूदा अभी सदस्य हैं कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह, और पूरी की पूरी कांग्रेस टीम थी, और बहुत कुछ बातें हुई हैं। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। राजेश जी, वो जो आपकी फिल्म जो है, फिल्म तो बिल्कुल सभी ने देखी भी, पहले भी देखी, और आज भी उसकी प्रासंगिकता है, जो मैं प्रासंगिकता की बात करता हूं, लेकिन कैसे आज के दौर से हम तुलना, क्योंकि आज हुई है तुलना है वहां की, वो दौर और आज का दौर, तो एक शुरुआती आपका नोट क्या कहिएगा, दोनों जो नेहरू जी से जो शुरुआत और आज के दौर में जो बातें होती हैं, और नेहरू जी को कहीं कटघरे में खड़ा किया जाता है इस सरकार द्वारा, यहीं से शुरुआत। धन्यवाद संजीव। देखिए, जब इस देश को आजादी मिली तो हमारे पास एक ऐसा लहूलुहान देश था जिसके 2 टुकड़े हुए थे। पाकिस्तान अलग हुआ था, और एक ऐसा गरीब और फटेहाल देश था कि जिसको कभी किसी जमाने में सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन बरतानवी हुकूमत के दरमियान जिस तरह से उन्होंने इस देश को लूटा, वो उसने हमें दर दर का भिखारी बना दिया था। यहां तक कि जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए तो क्या ब्रिटेन, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या अमेरिका या और भी पश्चिमी देशों के बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा था कि ये भारत में लोकतंत्र तो चलेगा नहीं, भारत नाम का कोई अस्तित्व में कोई देश ही नहीं रहा, तो भारत अपने आप चल ही नहीं सकता, भारत अपने अस्तित्व से, भारत का कोई अस्तित्व ही नहीं है,
इस तरह की बातें औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कही गई। लेकिन देखिए कि आज हम जहां बैठे हैं और जिस हालत में बात कर रहे हैं संजीव, आज की स्थिति तो हम देख रहे हैं, लेकिन 1947 में ऐसी स्थिति नहीं थी। और जब जो पहली राष्ट्रीय सरकार बनी, जो कांग्रेस की सरकार नहीं थी और जिसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू चुने गए, तो उनके सामने सबसे पहले लोगों के पेट भरने का संकट था, उनके सामने लोगों के पीने के पानी का संकट था, उस समय लोगों को स्वस्थ रहने का संकट था। बड़ी बड़ी चुनौतियां थी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने आप को उन सवालों के सामने साबित करने का भी एक चुनौती थी। लेकिन नेहरू ने बखूबी उसका मुकाबला किया, और न केवल मुकाबला किया, मैं आपको कहूं कि उन्होंने उस ठोस बुनियाद को रखा जिस बुनियाद पर हम आज यहां खड़े हुए हैं। यानी आज का जो हिंदुस्तान है, जिसे आप कह सकते हैं कि दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में हम उभरे हैं, तो उसके पीछे नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, भीमराव आंबेडकर, ऐसे महापुरुषों का योगदान रहा है, और तभी हम आज यहाँ खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ी मूल बात थी, जब ये दौर हमने आजादी पाई, तो नेहरू जी या जो हमारे बाकी जितने भी अपने नेतागणों का है, संप्रभुता, भाईचारा, एक बहुत, और फिर आधुनिक भारत एक बनाने की जो धुन थी वो तो थी और उसमें बहुत कुछ काम हुए। भयमुक्त देश है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए करना था। लेकिन अभी जो संप्रभुता और जो हमारा भाईचारा है, जो गंगा जमनी तहजीब कहलाती है, बहुत बातें होती, आज दोनों ही पुनः आज बहस का विषय यही है राजेश सर। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हम कहां क्या क्या हम उस दौर में कई बार नेहरू जी ने नहीं समझौते किए, आज ये ब्लेम्स होते हैं कि समझौते हो रहे। क्या कहिए? देखिए संजीव जी, 1947 में आपने जो सवाल किया, मैं उसका सीधा सीधा उत्तर ये दूंगा कि 1947 में ये देश अंग्रेजों ने मजहबी उन्माद भड़काकर किया। जिन्ना नाम के एक जो राजनेता हुआ करते थे, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जिद पकड़ी और उसके पीछे अंग्रेजों का हाथ था, साजिश थी। दंगों की बुनियाद पर यह देश बना पाकिस्तान। तो ऐसी स्थिति में एक डेमोक्रेटिक कंट्री का उभरना, क्योंकि पहले तो गुलामी में थे हम और सैकड़ों साल गुलामी में रहे। गुलामी में आपका अपना कुछ नहीं होता है। तो हमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल हुई, जो नेहरू और उनकी टीम के बदौलत हासिल हुई, वो एक शानदार लोकतंत्र के रूप में हमें मिली। 1950 में नेहरू की जो राष्ट्रीय सरकार है, वो निर्वाचन कानून बनाती है, और 1952 में लगभग उस वक्त 32 करोड़ मतदाता थे, यह आबादी थी, मतदाता कुछ कम रहे होंगे। तो उस समय 1952 में पहले लोकसभा चुनाव होते हैं, और तब इस देश के हाथ में एक लोकतांत्रिक सरकार नेहरू देते हैं। इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। और लोकतांत्रिक सरकार कैसी? 1952 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उसके लिए कोई सरकारी मीडिया यानी आकाशवाणी जो थी, उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। नेहरू जी ने कहा कि नहीं, ना सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ दल उसमें भाग लेंगे, मतलब आकाशवाणी का इस्तेमाल करेंगे, ना कोई और इस्तेमाल करेगा। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को मॉस्को रेडियो से अपना प्रचार करने की अनुमति मॉस्को से मिली थी, भारत में तो नहीं मिली थी। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि हमारा संविधान किस तरह से मजबूत था, जिसे आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान कहते हैं। कि अमेरिका जो है, ये माना कहता है कि भारत और अमेरिका दो बड़े लोकतंत्र हैं। बेशक है लोकतंत्र, लेकिन अमेरिका में महिलाओं को मतदान का हक कितने साल के बाद मिला? वहां के संविधान आने के बाद, आपको याद है? 130 साल के बाद, 130 इयर्स महिलाएं सड़कों पर आई, झगड़ा किया, संघर्ष किया, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, तब कहीं जाकर अमेरिका जैसे देश में ये हुआ कि उनको हक मिला वोट डालने का। वहां पे अश्वेतों को ये हक हासिल करने के लिए 80 साल संघर्ष करना पड़ा। और आज भी देखिए अमेरिका की मानसिकता, एक भी महिला वहां की राष्ट्रपति नहीं बनी है।
हमारे यहाँ तो हमारा चूंकि राष्ट्रपति प्रणाली नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ पहले दिन से महिलाओं को मतदान का हक है। पहले दिन से बगैर किसी भेदभाव के, नस्ली भेदभाव के, मजहबी भेदभाव के या और कोई जात पात वाले भेदभाव के हमारे यहाँ वोट डालने का अधिकार है। और हमारे यहाँ महिला प्रधानमंत्री भी नेतृत्व भारत का कर चुकी हैं। तो ये लोकतंत्र का फर्क है। अमेरिकी लोकतंत्र जो है वो पूंजी आधारित लोकतंत्र है, और पूंजी और लोकतंत्र में मेरी नजर में तो एक बैर है, दुश्मनी है। जहां पूंजी होगी वहां वो राजशाही और सामंतशाही पनपेगी। आज हम देखते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार क्या है, वो ठीक वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कोई राजा व्यवहार करता था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, और इसी की बदौलत हमारे यहाँ इतने मजहब हैं, इतने धर्म हैं, इतने जाति हैं, उपधर्म हैं, उपजातियां हैं, सब इतनी भाषाएं हैं, इन सबको साथ लेके ये देश चला और तभी हम आज यहाँ हैं। जी बिल्कुल नहीं राजेश जी, आपने तो प्रधानमंत्री कहा, हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति, आपने वो भी कहा कि हमारे यहाँ प्रतिभा पाटिल, फिर अभी मौजूदा जो हमारी राष्ट्रपति महोदया है, महिलाएं, इसके अलावा लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार जी की अगर कार्यकाल को कौन भूल सकता है, सुमित्रा महाजन जो हमारे मध्य प्रदेश से आती हैं, उनके दौर को कौन भूल सकता है। भले ही वो बीजेपी का दौर था, मोदी का दौर था, लेकिन फिर भी वो छाप उन्होंने छोड़ी। लेकिन अब जो बदलाव, मैं पहले दर्शकों को दिखाऊं राजेश जी, जो मैंने जहां से शुरू किया था कि आज जो आपकी वो जो फिल्म आपने जो राज्यसभा में बनाई, जिसकी क्लिप मैंने आज वहां पहुंचा था तो बनाई, वो युग पुरुष नेहरू, जिसमें दिग्विजय सिंह और सब दिख रहे हैं। देखते हैं क्लिप, देखें आप, देखिएगा आप। उस दौर का हिंदुस्तान कैसा था? और बड़ा बस। देखिए दर्शकों, ये क्लिप मैंने इसलिए दिखाई कि ये हम आज जिस बात क्यों कर रहे हैं कि ये युग पुरुष नेहरू, और बाकी तो है ही, आज उनकी पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के अलावा जो उनका अवदान है, योगदान है, कौन भूल सकता है। इस भोपाल को बीएचईएल दिया था उन्होंने, इस हिंदुस्तान को भाखड़ा नंगल दिया, इस हिंदुस्तान को उन्होंने आईआईएम दिए, आईआईटी, क्या क्या नहीं सोचा। और आज कैसी बात होती है। मैं एक चीज पूछूंगा, आपने संविधान की बात की और मुझे उस पर भी आप बताइए, आपने आज वहां उस एक पूरी की पूरी जो संविधान का एक जो आपने फिल्म उस पर बनाई है, शायद 10 एपिसोड आपके राज्यसभा वाले हैं, वो भी आपने कांग्रेस को आज शायद अपनी तरफ से दिए हैं कि दिखाइए इसको, अपने लोगों को बताइए, क्योंकि नई जनरेशन को कई चीजें नहीं उतना है। हालांकि एक चीज जरूर मैंने राजेश जी की, आप भी उस पर तस्दीक कीजिएगा कि जब जब नेहरू जी को लेकर ज्यादा बातें की गई और जो निगेटिविटी जो है इस सरकार में, जो नहीं मानती अपने पूर्वजों को, तो उनको देखा तो बहुत जा रहा, पढ़ा भी बहुत जा रहा है, जानना है लोग नेहरू क्या है। मैं संवैधानिक संस्थाओं के चरण पे चाहूंगा, आपने वो संविधान का, जैसे आपने वो 10 एपिसोड दिया और कैसे हमारा संविधान बना और उसमें कितनी दूरदर्शिता थी, चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर जी हों या बाकी जो उस संविधान सभा के सदस्य थे, सबने सोचा था। क्या कहिएगा, आज ये दौर है और ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं दोनों चीजों में, आप कि हम कहाँ खड़े हैं, कितने कटघरे में, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या स्थिति है। अब तो मतलब जो हम सबसे आखिरी जो हम कहते हैं कि आई विल सी इन द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहीं निराशा का भाव बार बार दिखता है। सब पर आपकी एक राय, टिप्पणी आपकी। आपने ठीक कहा। हाँ, मौजूदा दौर में निश्चित रूप से चूंकि हम अपने संवैधानिक रास्ते से, जिम्मेदारी भरी संवैधानिक लोकतांत्रिक संस्थाओं के दायित्व से भटके हैं और उनकी जो भूमिका है, हमने उनकी भूमिका को और सिकुड़ जाने दिया है। शायद इसलिए हमारे भीतर से उस भावना का भी लोप हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, चूंकि हमारा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत का संविधान तो अंग्रेज लिख गए थे। अरे भाई, अंग्रेजों के जाने का जब तय हो गया, तब भारत में संविधान सभा के गठन के चुनाव 292 सदस्यों का वाली ये संविधान सभा थी। उसमें आबादी के आधार पर वो उसके मतदाता तय हुए। 10 लाख की आबादी पर एक जो संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित होता था। तो इस तरह से निर्वाचन हुआ और संविधान सभा की बहस दिसंबर 1946 से और चली 1949 तक, और बाद में हमने 1950 26 जनवरी से इस लोकतांत्रिक को आत्मार्पित किया। आत्मार्पित का मतलब हम सबने अपने लिए स्वीकार किया। ये इसलिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है संजीव, कि ऐसा दुनिया में, संसार में कोई संविधान नहीं है
जो इतनी मेहनत मशक्कत के बाद तैयार किया गया हो। एक और उदाहरण मैं बताता हूं कि देखिए, हम सब जानते हैं, देखते हैं कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन होता है, राज्यपाल उसका नुमाइंदगी करता है उस राष्ट्रपति शासन की। कभी आपने सोचा कि इस देश में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं होता? इस देश में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगता कभी? जब संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई तो नेहरू जी ने एक तर्क दिया था, उससे साबित होता है कि वो कितने बड़े लोकतांत्रिक उदारमना थे। और उन्होंने कहा कि देखो भाई, राज्यपाल, अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा राज्यों में तो राज्यपाल उसकी नुमाइंदगी करेगा और वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में होगा। तो अगर किसी ना किसी दिन मान लीजिए कोई राज्यपाल निरंकुश हो जाए, अलोकतांत्रिक हो जाए, तो राष्ट्रपति के रूप में उसके ऊपर एक अधिकारी बैठा हुआ है जो उसको दंडित कर सकता है, उसको बर्खास्त कर सकता है। लेकिन अगर देश में राष्ट्रपति शासन लग गया खुदा ना खास्ता, तो उस राष्ट्रपति के ऊपर कोई नहीं है, तो फिर हम जहां जिस अंधी सुरंग से निकल के आए हैं गुलामी की, हम फिर एक बार तानाशाही हमारे द्वार पर दस्तक देगी। और इसलिए लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ये जरूरी है कि देश में राष्ट्रपति शासन नहीं हो। और बहुत सारे, देखिए एक और भी बात होती, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1947 से कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस 12 सदस्यों का मंत्रिमंडल था, 5 लोग 12 में से वो थे जो कांग्रेसी नहीं थे, जो नेहरू के विरोधी थे। लेकिन चूंकि नेहरू वास्तव में उस नारे को सार्थक करना चाहते थे, सबका साथ सबका विकास, उन्होंने सिंचाई, भाखड़ा नंगल बांध बनाया, दूसरे भी कई सारे बांध बनाए, भिलाई स्टील कारखाना बनाया, एम्स की नींव डाली, आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की नींव डाली, आईआईटी की नींव डाली, इसरो की नींव डाली, जो जहां हम अंतरिक्ष में जो छलांग लगा रहे हैं। आज विश्व में उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला भारत सबसे बड़ा केंद्र है, तो किसकी बदौलत? इसरो तो नेहरू जी ने बनाई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग किसने बनाया था? नेहरू जी ने बनाया था, जिसके बदौलत हम अपनी परमाणु क्षमता विकसित कर पाए। और हमने इस परमाणु शक्ति का अपनी आत्मरक्षा के लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस परमाणु क्षमता का हमने शांतिपूर्वक विकास के कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए हमने उसका उपयोग किया। जब दुनिया के तमाम देश परमाणु क्षमता से परिचित नहीं थे, तब हमने वो क्षमता विकसित की थी। जी बिल्कुल। नहीं, एक बड़ी आज बात चलती है, बार बार होता है, लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए, राय जी, ये बार बार उछलता है। प्रतिपक्ष की ओर से भी चीजें होती हैं, सत्ता पक्ष भी कहीं कहता है कि संविधान की केवल पुस्तक लेके घूमा करता है विपक्ष और उसको चिंता नहीं है, वो संविधान को कहीं खतरे में डाल रहा है। तो ये चीजें हैं, ये इसको लेकर कैसे इस पे हम, क्योंकि जो चीजें जब रखी गई थी, क्या आपको अंतर नजर आता है कि ये बार बार क्यों उठ रही है बातें? मुझे लगता है कि शायद हमारे देश की एक बहुसंख्यक आबादी जो है, कुछ जो हमारी लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल अवधारणा है, शायद उसको समझ नहीं पा रही है। शताब्दियों तक हम लोग गुलामी में रहे, राजशाही में रहे, तो हमारी मानसिकता में अभी भी उदार लोकतंत्र की जो एक स्पिरिट है, जो भावना है, शायद हम उसको स्वीकार नहीं कर पाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, मैं उसको कुछ दूसरे अर्थों में कुछ इस तरह से कहूंगा, अगर ये मैं आपका प्रश्न ठीक समझ पाया हूं तो, कि आप देखिए, हमारे पास गांधी थे, हमारे पास नेहरू थे, और इसलिए इस देश में आजादी के साथ ही संविधान भी लागू हुआ, लोकतंत्र भी चला, जो आज तक चल रहा है। पाकिस्तान में मालूम है आपका संविधान कितने साल तक नहीं बना था? पाकिस्तान में 10 वर्षों तक संविधान नहीं बना पाए थे, और उसके बाद में फौजी शासन आ गया, तो बार बार वो संविधान बदलते रहे। कहने का मतलब ये है कि आप केवल पाकिस्तान ही नहीं देखें, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, आप भूटान को देख लीजिए, मतलब जिसको म्यांमार कहते हैं आजकल, और भी आसपास के देश ही नहीं, एशिया के तमाम, मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को देख लीजिए, वहां लोकतंत्र की क्या दुर्गति हुई है। लोकतंत्र जो है वो वहां पे उसका कोई बहुत रूप, और तभी तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली, क्योंकि वो उन देशों का
की शासन प्रणाली तो नहीं बदल सकते थे, लेकिन कम से कम अपने अपने देश की आवाज तो वो ताकत शक्तिशाली ढंग से उठा सकते थे। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, नेहरू क्या थे। देखिए कि जब देश का बंटवारा हो गया जिन्ना की जिद पर, जब जिन्ना वहां गए तो उन्होंने अपनी असेंबली में, पाकिस्तान की असेंबली में भाषण दिया कि अब यहां पर सबको आजादी है, हर धर्म को आजादी है। हिंदू अपना धर्म मान सकते हैं, मुसलमान अपना धर्म माने, सिख अपना, बौद्ध अपना, ईसाई अपना। तो जो लोग ये वहां कठमुल्ले जो थे, जो वहां समझ के गए कि हम तो मजहब के आधार पर हमने पाकिस्तान बनाया है, जो कि था, लेकिन जब जिन्ना के मुंह से ये बात सुनी तो उन्होंने जिन्ना की उपेक्षा शुरू कर दी, और जिसे वो कायदे आजम कहते थे उसको वो काफिर आजम कहने लगे। एक काफिर आजम यानी जब उनकी डेथ हुई तो कोई वहां पर नमाजे जनाजा के लिए तैयार नहीं था। आप ये देखिए, मरने से पहले जिन्ना ने कराची के एक अखबार में इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में बीमार थे, काफी बीमार थे, टीबी थी उनको। तो उन्होंने कहा कि कोई मुझे जवाहरलाल के पास ले चलो, मैं जवाहरलाल के गले मिलकर के माफी मांगना चाहता हूं, मैंने ये मुल्क क्यों बनाया, और मैं बंबई में मरना चाहता हूं। ये देखिए, जो पाकिस्तान का संस्थापक था वो ये बात कर रहा था। तो नेहरू ये होता है। भारत की आवाज क्या थी? शताब्दियों तक गुलामी के कारण आजाद हुए थे, लेकिन नेहरू का अपना कद इतना बड़ा था कि देखिए 1950 से लेके और 1953 या 54 तक कोरिया युद्ध चला, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में। इन 3-4 वर्षों में जंग के दरमियान 30 लाख मौतें हुई, 30 लाख। और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब पहल की तो वहां शांति स्थापित किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू की शांति योजना काम आई, और उसके बाद से तीसरी दुनिया के देशों में, विकासशील देशों में, गुटनिरपेक्ष देशों में भारत की तूती बोलने लगी, भारत का डंका बजने लगा। ये जवाहरलाल नेहरू थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सम यहाँ करना चाहूंगा रईसी, क्योंकि आज जिस द्वंद में देश है, बहुत सारे मोर्चे हैं। आप राष्ट्रीय स्तर के मोर्चे और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर के मोर्चों में वही सारी चीजें कि जो हम मूल हमारे जो विषय हैं, मुद्दे हैं जो आम जन से जुड़े, वो कहीं बहुत पीछे छूटते दिखते हैं। 2014 के बाद से लगातार ये शिकायत रही है। और इसके साथ साथ वही जो बांटना काटना जो 1947 था, जो जिसमें उसके पहले की जो हमने दशा दिशा, और आपने जिस कहा कि हमने एक खून भरा देश हमने उस समय जो बंटवारे के बाद देखा था कैसा था और कैसे उसको संभाला गया। अगर नेहरू आज, जैसे हम प्रासंगिकता की बात करते होते, तो जो राष्ट्रीय मोर्चे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे कई सारे हैं जहां ये बहुत ब्लेम्स हैं कि हम कहां हमने घुटने टेक दिए, कहां हम, आपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बात की, आपने उनकी दबंगता, या जो हमारा दौर पूरा रहा है उसके बाद भी रहा है बहुत। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैसे भूल सकते हैं कि उन्हें इंदिरा जी ने भेजा था उनको कि जाइए और आप उसका हमारे वहां प्रतिनिधि और दूत के रूप में जाइए और देश के एक उसको करिए। तो क्या उनका रिएक्शंस क्या होते, वो क्या कहते, क्या करते आज जो हम जिस हाल पे खड़े, यहां सम करना चाहूंगा एक टिप्पणी आपकी सब पर। दरअसल आज का जो हिंदुस्तान है संजीव, वो दिस इज अ बंच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, बहुत सही, विरोधाभासों का गुच्छा। क्या बात है, हम जिस संवैधानिक नींव पर अपने लोकतंत्र को इतने वर्षों तक आगे लेके आए, लगभग आप मान के चलें कि 65 साल तक, आज हम उसी के खिलाफ जाके खड़े हो गए हैं। हमने चुनाव आयोग नाम का स्वतंत्र निकाय बनाया, आज उसकी स्वतंत्रता पर सवाल खड़े होते हैं। हमने सर्वोच्च न्यायालय नाम का एक स्वायत्त निकाय बनाया, आज हम लोग उसी पर सवाल खड़ा करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारे कुछ वर्ग इस तरह के प्रश्न उठाते हैं। हमने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हमने तमाम जो प्रयोग किए वो अपने संवैधानिक आधारों पर किए। हमारे संविधान में शिक्षा को, स्वास्थ्य को, पानी को,
खेती को, ये सबको मौलिक अधिकारों में इसलिए हमें शामिल किया क्योंकि सरकारों की ड्यूटी है, फर्ज है। आज शिक्षा को बेच दिया गया, निजीकरण जैसा हो गया। शिक्षा की जिम्मेदारी तो सरकार की थी। भगवाकरण भटक गए जी। हमारे संविधान में साइंटिफिक टेम्पर करने की बात कही गई, साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने की बात की गई है, उसको लोगों के बीच पहुंचाने का संकल्प लिया गया है, वैज्ञानिक सोच को। लेकिन हम आज देखते हैं कि आज पाखंड और अंधविश्वासों के सहारे लोगों को बुद्धू बनाया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी संवैधानिक नींव में हैं, लेकिन हम व्यवहार जो कर रहे हैं वो उसके उलट कर रहे हैं। हमारी विदेश नीति वर्षों तक, देखिए जनता पार्टी की सरकार आई 77 में, थोड़ा सा वो उसका नीति का पलड़ा अमेरिका की तरफ झुका, लेकिन उन्होंने विदेश नीति नहीं छोड़ी। उसके बाद 1989 में आई विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, उन्होंने विदेश नीति नहीं छोड़ी, थोड़ा सा दाएं बाएं हुए, प्रो अमेरिका हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, देवेगौड़ा की सरकार, या और भी जो इंदर कुमार गुजराल की सरकार, थोड़ा बहुत दाएं बाएं होते रहे, लेकिन जो हमारी ठोस नींव विदेश नीति की थी, स्वतंत्र विदेश नीति की, उससे कोई विचलित नहीं हुआ। दुर्भाग्य से हालिया दौर में हमने कुछ ऐसी आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चूक हमसे हुई है जिसमें हमने उस विदेश नीति का पालन नहीं किया, और नतीजा क्या है? हम कभी अमेरिका के साथ खड़े नजर आते हैं, कभी रूस के साथ खड़े नजर आते हैं, कभी ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं, कभी ईरान, चीन और पाकिस्तान के विरोध में खड़े नजर आते हैं, कभी चीन के साथ खड़े नजर आते हैं। ये बड़ा अजीब सा घालमेल है कि जिसमें हमारी जो स्वतंत्र विदेश नीति है उस पर सवाल खड़े होते हैं। आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं, आप जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में उन्होंने लगभग 30,000 डॉक्यूमेंटेड झूठ बोले थे। तो जो ऐसा झूठा राष्ट्रपति हो, उसको हम कितनी मान्यता दें? वो एक सनक भरे बादशाह की तरह व्यवहार कर रहा है। ईरान पे कभी भी हमला कर देंगे, कभी कहते हैं संधि हो गई है, कभी कहते, मतलब ये विरोधाभासी जो उसके बयान हैं, और हम उन बयानों के सामने ठगे से हैं। हमने चाबहार बंदरगाह बनाया ईरान में, और आज हम चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये तब आप कर पाते हैं जब आपकी जो रीढ़ है, सोच की रीढ़, विदेश नीति की रीढ़ मजबूत होती है। ये मैं कहना चाहता हूं कि कई मोर्चों पर हम ठिठके भी हैं और कई मोर्चों पे हम आगे बढ़े हैं, लेकिन कुल मिलाकर के तो हम उसका खामियाजा भुगत रहे हैं जो हमने अपनी बुनियादी चीजों से हम भटके हैं या उनका अमल हमने छोड़ दिया है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा, मैं तो इस पे भी था, आपने बिल्कुल सारा एलाबोरेट कर दिया। क्योंकि देखिए कि कोई दूसरा मुल्क ये घोषित करे कि हमने युद्ध रुकवा दिया, दूसरा मुल्क ये घोषित करे अब आप तेल खरीद लीजिए, अब ना खरीदिए, दूसरा मुल्क ये घोषित करे कि आपके देश में फला फला राष्ट्र का प्रमुख आने वाला है, बड़ा एक दर्द होता है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं आज। इसलिए मैंने कहा कि जो आप कहते हैं नेहरू, लेकिन नेहरू हो या और बाकी हमारे जितने हुक्मरान हुए, उनका एक अलग व्यक्तित्व अलग था, एक उनका फैसले लेने का सिलसिला अलग था, और बड़े ठोस निर्णय सबका। मैं कहता हूं अगर ये जनसंघ ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी उनकी अपनी एक पूरी शैली थी। यहाँ हम कहाँ खड़े, ये इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था। है बेशक आपने बहुत अच्छा एलाबोरेट किया, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। क्योंकि क्यों नेहरू प्रासंगिक है, क्या भले ही कहती रहे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मतलब या उनके हुक्मर जो आका हैं वो कहते रहे, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। सच्चे वो स्वप्न दृष्टिया या जो उन्होंने एक आधुनिक भारत के निर्माता, शिल्पी, सब कुछ उसमें उस गाली से नहीं होने वाला है। शायद अपनी लकीर बढ़ाइए, दूसरों की ना मिटाइए, मैं ऐसा सोचता हूँ। यही लाके खत्म करूंगा, मुझे लगता है सही लाइन शायद यही होगी, मुझे लगता है। सजीव, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाने माने और कालजयी शायर जी साहिर लुधियानवी ने जब नेहरू जी नहीं रहे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी नज्म लिखी थी, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मेरी एक अभी किताब आई है साहिर लुधियानवी का जो प्रामाणिक जिंदगी नामा है, उसमें ये नज्म का एक हिस्सा मैंने शामिल किया है। उसमें मैंने लिखा है, और जो साहिर की नज्म है
कि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। क्या बात है। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है, जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कनें रुक जाने से अरमान नहीं मर जाते, सांस थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते, और होंठ जम जाने से फरमान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। क्या बात है। बहुत, मैं इस पे अलग से एक पुस्तक पे बात करूंगा आपसे। आपका ये मैंने इसको सुना था, मैं इस पे करूंगा। दूसरा आपने जो जहां लाके समाप्त किया, मुझे लगता है यही वो एक फलसफा है, पूरा उसमें सार छुपा है कि इसको अगर समझ लिया जाए तो छोड़ दीजिए भय, छोड़ दीजिए। आप कहते हैं भय मुक्त भारत, लेकिन आप खुद भय में ऐसा प्रतीत होता है। जो फैसले आपके ही परिलक्षित करते हैं, हर नीति, चाहे विदेश नीति हो, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा और राष्ट्रीय हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आभार आपका अच्छी चर्चा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो मित्रों, आप ये सुन रहे थे हमारी चर्चा। हम जो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो पुण्यतिथि है 27 मई, उस पर हम जो ये फिल्म दिखाई गई, राजेश बादल जी ने जो राज्यसभा में रहते हुए बनाई थी, युग पुरुष नेहरू, और फिर संविधान को लेकर उनके जो एपिसोड है, बहुत कुछ है। इतना दिया है राजेश जी ने कि इसका कोई सीमा नहीं। हम लोग उनके इसीलिए बहुत, हमारे लिए वो हमारे गुरु हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमें हमसे सीखते रहते हैं। तो वही कुछ। और फिर ये जो सारा सार निकला है कि भारत को जो जिन्होंने बनाया, उनको अपने पूर्वजों को केवल कोस लेने से या उनको कटघरे में खड़ा करने से कुछ नहीं होने। जो मैंने कहा कि अपनी लाइन बढ़ाइए, कुछ दीजिए। वास्तव में जब दीजिएगा तो बात बनेगी। ये जो लफाजी जो होती है उससे बात बनने वाली नहीं है। इस चर्चा में इतना ही, यही विराम दूंगा। और अंत में जो हम आग्रह करते हैं कि पूरी चर्चा को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, टिप्पणियां हो, जरूर जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि नेहरू की प्रासंगिकता, आज की जो दौर है उसमें जो बातें हो रही हैं, और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसमें रखिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।